हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, विकास। और मैंने इस चैप्टर की एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप 5 मिनट में चैप्टर फिनिश करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो मैंने वो वीडियो भी बनाई हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें फुल चैप्टर ओनली 5 मिनट में दिया हुआ है, वो शॉर्ट में है। ओके, तो हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके का जीवन चाहते हैं, किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं, हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं। ये सब जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि विकास है क्या। तो विकास है क्या मतलब आगे बढ़ना, हमारी ज़रूरतों का पूरा होना, फैसिलिटीज़ होना। और विकास जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि किसी के लिए कोई फैसिलिटी ज़रूरी है और किसी के लिए कोई। हो सकता है किसी के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए ना हो। जैसे कि ये कह रहा है यहाँ पे, तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे एक रिक्शा होना भी विकास है। जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें अपने आप विकास का मीनिंग समझ में आ जाएगा। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों की क्या क्या मतलब विकास का अर्थ होता है। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, मतलब ऐसे मजदूर जिनके पास अपनी ज़मीन तक नहीं होती। तो उनके लिए विकास क्या है कि काम करने के अधिक दिन मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। वो लोग काम मांगते हैं क्योंकि उनको कभी काम मिलता है कभी नहीं। बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करें और कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, गांव में वो भी नेता बन सकें। तो उनके लिए ये विकास है। जबकि हम पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं, पंजाब में जो मालदार किसान होते हैं, जिनके पास भूमि होती है, पूंजी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनके लिए क्या है, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, वहाँ पे पढ़ा सकें। देखिए, वो भी किसान है और वो भी किसान है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क है कि वो उस चीज़ को विकास कह रहे हैं कि सिर्फ काम मिल जाए, और ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, ये इसको विकास कह रहे हैं। ऐसे ही एक किसान जो कि सिर्फ खेती करता है, लेकिन खेती के लिए उसके पास जो है सिंचाई के साधन नहीं है, पानी के साधन नहीं है, सिर्फ वर्षा पे आधारित रहता है, सिर्फ वर्षा के ऊपर डिपेंड रहती है उसकी खेती की। वर्षा होगी तो खेती होगी, तो उसके लिए विकास क्या होगा, वो यही चाहेगा कि गवर्नमेंट सिंचाई के साधन लगवा दे। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग है, क्योंकि हमारी फैसिलिटीज़, हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें और हमारे रहने का तौर तरीका, लाइफस्टाइल सब अलग अलग है। यहाँ से हम देखते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। अधिक बिजली पाने के लिए जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वे ज़्यादा बांध चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बांध बने, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है, मतलब सारी ज़मीन जो है वो पानी में डूब सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आदिवासी, वे इसका विरोध कर सकते हैं, जो कि उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे बांध बनाए जाएंगे, तो उनके घरों को तोड़ा जाएगा, वहाँ पे बांध बनाए जाएंगे। तो एक तरफ उद्योगपति के लिए तो वो विकास हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो वो विनाश हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि सबके लिए विकास एक जैसा होता है। विकास के जो लक्ष्य हैं वो सबके लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इस तरह दो बातें साफ है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास न होके कई बारी तो विनाश भी हो सकता है। आइए आपको बात समझ में। जैसे कि ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं बांध बनने का। ये है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में जो वृद्धि हुई, उसमें ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के घर जो हैं उसमें तोड़ दिए गए। ठीक है, तो उद्योगपति के लिए तो ये विकास हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा बिजली सप्लाई कर सकेंगे, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, लेकिन इन लोगों के लिए ये विनाश हो गया।
एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, ठीक है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के अवसर क्या होंगे, नौकरी की सुरक्षा क्या होगी। सिर्फ ये चीज़ मायने थोड़ी रखती है कि हमें मान लीजिए 50,000 रुपये महीना की जॉब मिल रही है तो हम एकदम क्या उस जॉब को लपक के ले लेते हैं? नहीं ना। हम क्या क्या देखते हैं कि घर से कितनी दूर है, हमें वहाँ पे क्या क्या सुरक्षा मिलेंगी, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, और मतलब तनख्वाह किस तरीके से मिलेगी। तब कुल मिला के बात ये है कि हम फैसिलिटीज़ भी देखते हैं ना, कि जॉब के साथ पैसों के साथ साथ फैसिलिटीज़ कितनी है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। इसी तरह विकास में भी यही होता है कि लोग बहुत सारे चीज़ें उसमें देखते हैं कि ये सब होगा तो विकास होगा। ये नहीं कि कोई एक चीज़ हो जाएगी तो विकास हो जाएगा। जैसे हम अगर देश का विकास देखने लग जाएं तो हो सकता है कि हम एक नज़रिए से जो देख रहे हैं कि ये देश का विकास होगा, वो दूसरे नज़रिए से दूसरे लोगों के लिए विकास ना हो। मान लीजिए अमीरों के लिए जो विकास हो रहा है वो गरीबों के लिए और उनका विनाश हो रहा हो, तो देश के लिए विकास देखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। मतलब सबके लिए जो राष्ट्र का विकास है वो अलग अलग होगा। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके लिए हम कहें कि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो विकास का मतलब क्या होगा, तो हर एक बच्चा अलग अलग पॉइंट बताएगा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सबके अलग अलग बातें होंगी। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर इनफैक्ट विरोधी भी हो सकती हैं। विरोधी मतलब एक जो जिस चीज़ को विकास कह रहा है वो दूसरा कहेगा ये विकास नहीं है तो विनाश है, ये तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो विरोधी भी हो सकती है एक दूसरे की जो धारणाएं हैं विकास को लेकर। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी जो सबके लिए अच्छा हो, जो सबके लिए बेहतर हो? कैसे देखा जाएगा? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों पे हमें चर्चा करनी है। यहाँ पे देखिए, आप दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। ये जो साइड में ये बिल्डिंग दी हुई है, इस अखबार की रिपोर्ट को देखना है अब हमें। इसमें क्या लिखा है कि एक जहाज़ ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए, ठीक है। ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ है। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मिचलाना, चमड़ी पर ददोड़े पड़ना, मतलब वो पड़ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, बेहोश होना, दस्त लगना, ये सारी शिकायत हो गई। 7 लोग मर गए, 20 में से 20 भर्ती हो गए, 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब देखिए, जिसको ठेका मिला था उसके लिए तो ये कमाई का साधन था, उसने तो खूब कमाई की, और ठेका लेके जो उसने गंद फैलाया है इधर उधर, उससे इतने लोगों की जान चली गई, उसका क्या? तो आप समझ सकते हैं अच्छे से कि जिसको ठेका मिला है उसके तो मज़े आ गए, उसको लगा कि हाँ कमाई हो रही है, विकास हो रहा है, और इतना कचरा आना चाहिए फैलाने के लिए। लेकिन जिनकी जान गई है उनका क्या, उनके घर वालों का क्या? यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। मतलब जब हम विकास के बारे में सोचते हैं, विकास अलग हो सकता है, इसकी धारणाएं अलग हो सकती हैं, तो इसके तरीके भी अलग हो सकते हैं। विकास करने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न से भी हम जान सकते हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, सब जब न्यूज़ में बहुत सारी डिबेट्स चलती हैं तो उसमें देखा है ना, सब अपने अपनी बातें रखते हैं और बदतमीज़ों की तरह लड़ाई भी करते हैं। पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। जैसे होता नहीं है कि वो देश सबसे ज़्यादा विकसित है, वो देश सबसे ज़्यादा गरीब है, या राज्य वो राज्य सबसे ज़्यादा अच्छा है, या वो राज्य सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है। ये सब हम कैसे जानते हैं? जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं।
हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देख लो। हम विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी देखते हैं। उनमें से कुछ में ऊंचाई अधिक होती है, कुछ का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, तो कुछ में अलग ही प्रतिभा होती है। उनकी रुचि में भी अंतर हो सकता है। कुछ पढ़ाकू टाइप होते हैं विद्यार्थी, कुछ बुद्धिमान होते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं पर फिर भी बुद्धिमान होते हैं। कुछ मित्रता का व्यवहार रखते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स बना के रखते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अच्छा विद्यार्थी कौन है? तो ये हम देखना पड़ता है कि कौन से पॉइंट से हमें अच्छा विद्यार्थी देखना है। क्या हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ पढ़ाकू है वही अच्छा विद्यार्थी है, या वही अच्छा इंसान है, या जो बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड अपने बना के रखता है वो अच्छा विद्यार्थी है? तो इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ते हैं, जैसे कि जिसके मार्क्स इतने से ज़्यादा आएंगे वो अच्छा विद्यार्थी है, जो इतने फ्रेंड्स बना के रखता है वो अच्छा विद्यार्थी है, जिसकी लंबाई ऊंचाई इतनी और वज़न इतना होगा वो अच्छा विद्यार्थी है। मतलब हमें किसी चीज़ को देखने के लिए उसके पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही जब हम देशों को या राज्यों को देखते हैं कि कौन सा राज्य ऊंचा है, मतलब अच्छा है, या कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है या बेकार है, तो उसके लिए भी हमें पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। देशों के बीच में तुलना इस तरीके से नहीं होती जैसे विद्यार्थियों के बीच में हुई है। वो सिर्फ एक वो है, मतलब एग्जाम्पल है। देशों के बीच में जो तुलना होती है वो आय को लेकर होती है कि औसत आय कितनी है। और औसत आय हम कैसे निकालते हैं कि पूरे देश की जितनी भी आय है उसको हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है, कौन सा मालदार है, गरीब है, ये है वो है, सब प्रति व्यक्ति आय से जो है पता लगाते हैं। लेकिन औसत आय हम कैसे निकालते हैं? अब देखिए, औसत आय तो हम निकाल लेते हैं और विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो उसका वर्गीकरण करके हमें मापदंड के हिसाब से बता भी देता है कि ये देश आगे या पीछे है। जैसे कि यहाँ पर है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। डॉलर से हम आय को देखते हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है ना, और उसके हिसाब से दूसरे पैसे उसमें कन्वर्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर के हिसाब से 2017 की रिपोर्ट है ये, 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक जिसकी आय होगी एक जने की, $12,056 एक साल की आय होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो वो देश जो है उसमें आएगा, क्या कहते हैं, समृद्ध देशों में आएगा वो, ठीक है। और जिसकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर $995 प्रति वर्ष या फिर उससे कम होगी तो वो निम्न आय वाले देशों में आएगा, मतलब कम आय वाले देश। और भारत जैसे देश, भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, मतलब बीच में, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है 2017 में थी केवल $1,820 प्रति वर्ष। एक साल में एक जना जो है कम से कम इतने पैसे कमा लेता है, ठीक है, 1,820। तो इन देशों को कहते हैं विकासशील, मतलब जो ना तो विकसित हुए हैं और ना ही पिछड़े हुए हैं, विकास की कगार पर हैं, मतलब विकास कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जो है ना, ये मान तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आय का जो गैप है, गैप भी देखना होता है। जैसे कि अमेरिका में जो आय का गैप है वो इतना नहीं है, लेकिन हमारे देश में आय का गैप बहुत ज़्यादा है। एक आदमी आपको मिल जाएगा जिसकी सालाना आय शायद 50,000 भी ना हो, वो पता नहीं अपनी रोज़ी रोटी भी कैसे कमाता हो और कैसे गुजारा करता हो। वहीं आपको दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी साल की आय 1 करोड़ 2 करोड़, यहाँ तक कि कितने करोड़ों में होगी। और जब हम दोनों की मिला के औसत आय निकालते हैं तब क्या होगा? तब ये होगा कि औसत आय सबकी बराबर आएगी। तो आप ये बताइए, इससे अमीरी गरीबी में कितना डिफरेंस है अमीरी गरीबी में? हमारा देश विकासशील या फिर समृद्ध देश में तो आ जाएगा, लेकिन उससे अमीरी गरीबी का पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं। यहाँ पे अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से मैं ये चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि किसी देश की जो स्थिति है वो हम कैसे देखते हैं। तो वो हम देखते हैं आय से। पूरे देश की जितनी भी आय होती है उन सबका जोड़, ठीक है, और देश की जितनी भी जनसंख्या होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पूरे देश की जितनी आय होगी उनको जोड़ेंगे और जितनी जनसंख्या होगी 1 करोड़ 2 करोड़ या लाख में जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारी औसत आय निकल आएगी। उसको कहते हैं हम औसत आय, और ये पेपर में पूछा भी जाता है, कई बार तो निकाला भी जाता है। और इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, ठीक है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय एक ही है। और ये जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है, जो विश्व बैंक देता है, वो तय करता है
कि कितने डॉलर जो हैं समृद्ध देश के लिए रखे जाएंगे, कितने डॉलर विकासशील देश के लिए रखे जाएंगे और कितने डॉलर निम्न आय वाले देश के लिए रखे जाएंगे, वो विश्व बैंक जो है वो डिसाइड करता है। ओके, और हमारा देश जो है वो बीच के देशों में आता है, मतलब विकासशील देशों में आता है। जैसे कि अमेरिका एक विकसित देश है और भूटान, इस टाइप के जो देश हैं वो गरीब देशों में आते हैं, निम्न आय वाले देशों में आते हैं। और जैसे हमारा देश है इंडिया, इस तरीके के देश जो हैं विकासशील देशों में आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ना एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मैं नीचे इसको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे आय का पता तो लगाते हैं लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमें 2 देश दिए हुए हैं, देश का और देश खा, तालिका 1.2 में। ये जो पर्पल से कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये तो आप देश का में देखिए, जैसे देश का में 5 नागरिक रहते हैं। ये जैसे फर्स्ट नागरिक की जो आय है वो है 9,500, दूसरे की है 10,500, तीसरे की है 9,800, चौथे की है 10,000 और पाँचवें की है 10,200। मतलब इनकी आय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 500, 600, लगभग 1,000 का डिफरेंस है इनमें। ठीक है, अब इनकी हम औसत आय निकाल के देखिए, इन सबको जोड़िए कितना आएगा और फिर उन सबको डिवाइड कीजिए 5 से। ठीक है, इसकी औसत आय देखिए कितनी आएगी। और फिर देश खा में देखिए, एक की आय है 500, दूसरे की 500, तीसरे की भी 500, चौथे की भी 500 और सिर्फ एक की है 48,000। अब इनकी भी हम औसत आय निकालेंगे ना, इन सबको जोड़ के और फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 नागरिक लिए हैं हमने यहाँ पे। सिर्फ 5 नागरिक किसी देश में होते नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, तो इसकी औसत आय भी उतनी ही आएगी। फिर हम देखेंगे कि कौन सा देश आगे है और कौन सा देश पीछे है। तो आप ये बताइए, आपको कौन से देश के नागरिक ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं? मुझे तो फर्स्ट वाले के ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 500 या 1,000 का गैप होगा सबकी आय में। और इधर देखिए, किसी पे तो सिर्फ 500 और एक पे 48,000, मतलब देश की आधी से ज़्यादा आय तो सिर्फ इधर 5वां नागरिक लेके बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो ये मापते हैं किसी देश, कोई देश समृद्ध है, विकासशील है या विकसित है, इस तरीके से मापना ठीक है? तो ये ज़्यादा कारगर नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है ये फॉर्मूला। अब ये अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा जैसा इसमें लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कैसे निकाली जाती है। जैसे यहाँ पे पिक भी दे रखी है, यहाँ पे पिक में एक तरीके से आय दिखा रखी है कि यहाँ पे देखिए 4 कुर्सी पे 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक ही कुर्सी पे 2 कुर्सी पे 4 लोग बैठे हुए हैं और ये चारों पे एक अकेला बैठा हुआ है। ये समझाने का मतलब है कि इसने आय का इतना सारा भाग घेर रखा, वो बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से और ये पूरा लेटा हुआ है, कि मतलब उसको इतने मज़े आ रहे हैं और कोई अपने घर का गुजारा भी नहीं कर पा रहा। तो आई होप आप इस पिक से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है इसमें? आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और सम्मान व व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि हम मालदार बन जाएं, हमारी इनकम ज़्यादा हो, वो क्या क्या सोचते हैं, हमें सुरक्षा हो, दूसरों से इज्जत मिले, अच्छा व्यवहार मिले, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 में हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े जो हैं वर्ष 2016 से 2017 के हैं। ठीक है, इनकी वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में क्या ज़्यादा और क्या कम है। ठीक है, ये है तालिका 1.3 और ये है राज्य हरियाणा, केरल और बिहार। और यहाँ पे हमें दी हुई है सालाना आय रुपयों में प्रति व्यक्ति। एक साल की हरियाणा में एक व्यक्ति की होती है 1,80,000, केरल में 1,63,000 और बिहार में 34,409। तो बिहार जो है वो सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में वो 34,409 रुपये ही कमा पाता है।
इसलिए अगर हम विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे पीछे है। अगर हम आय के हिसाब से देखे जाएं तो आय में हरियाणा सबसे ज़्यादा और बिहार सबसे पीछे है। अब हम इन तीनों राज्यों को कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, मतलब किसी और पॉइंट पे हम देखते हैं। ये तो हमने सिर्फ यहाँ की आय देखी है। अब हम तालिका देखेंगे 1.4, जहाँ पे हमें आय नहीं दी हुई होगी वहाँ पे हमें कुछ और दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको ज़रा हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तालिका 1.4 यहाँ पे ये मतलब ये सिर्फ हमें ये बताना चाहते हैं कि जो आय है एक वही अच्छा पॉइंट नहीं है ये देखने के लिए कि कोई देश समृद्ध है या विकासशील है या गरीब है। ये देखने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स पर जो है हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने आय का देखा था, यहाँ पे हम तालिका 1.4 देखेंगे। यहाँ पे भी हमने वही तीनों लिए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। लेकिन यहाँ पे हमने ली है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और यहाँ पे लिया है निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति में। ठीक है, तो ये शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है किसी वर्ष में, किसी एक साल में पैदा हुए 1000 बच्चों में से जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका अनुपात दिखाती है। तो हरियाणा में जो है 1000 में से 2017 का है ये 30 बच्चे मरे हैं। ठीक है, केरल में 10 और बिहार में 35। यहाँ पे बिहार सबसे आगे है और केरल सबसे पीछे। दूसरा है साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे होने की। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, कि 7 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में 82%, केरल में 94% और बिहार में 62%। यहाँ पे बिहार पीछे रह गया है, लेकिन जहाँ पे मतलब शिशु मृत्यु दर है वहाँ पे वो आगे निकल गया है। तो ये सारे फैक्ट हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, ये तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे कि तालिका 1.3 में दिखाया गया था। ज़रा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। हम गवर्नमेंट के लिए तो सिर्फ एक नंबर है कि इतने लोग मर गए, उसी नंबर में आ जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स के लिए हम कितने प्यारे हैं। ये सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से ही पहले मर जाते हैं, मतलब 1 साल के हुए बिना ही ख़त्म हो जाते हैं, इतनी छोटी उम्र में मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा ये देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। ठीक है, समस्या जो है वो शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं जाते हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते, आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो क्या होता? हमारी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाते, क्योंकि 8वीं के पास वो पढ़ते ही नहीं हैं। और उन गायब बच्चों में से अगर हम भी होते, तुम होते, तो हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, हम ये बुक भी नहीं पढ़ पाते। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जब जेब में रखा रुपया वह सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डार्क ब्लैक कलर में है, ये लाइन, ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाई आपको नहीं दिला सकता जब तक आप एक ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाएंगे। आप कितने भी मालदार हों, आप अब जब सड़क पे निकलेंगे तो आपको पोल्यूशन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपको पोल्यूशन मिलेगा और अमीर हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं सबको साथ में मिलकर करनी पड़ती हैं, हम अकेले नहीं कर सकते। तो वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और
सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना? आप क्या करते? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद नहीं। या फिर तुम्हें किसी प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता, निजी स्कूल में, जिसको हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं। और हमें अगर प्राइवेट स्कूल जाने के लिए हमारे पास पैसे ना होते तो हम ये जो पढ़ रहे हैं पढ़ ही नहीं पाते, हम अनपढ़ घर पे बैठे रहते। तो बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, जब दूसरे भी चाहते हैं, सब साथ में मिलकर चाहते हैं, तभी वो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अगर बहुत सारे बच्चे चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल खुलें जिससे बहुत सारे बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, जैसे कि आजकल हो रहा है। जिस एरिया में हम रहते हैं दिल्ली में, यहाँ तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल से भी, कई स्कूल तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कूल। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है इसमें। इस पिक में कुछ नहीं है इतना कुछ खास। यहाँ पे देखिए, ये तालिका 1.5 उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी है। इन्होंने दी हुई है कि कितनी जनसंख्या पुरुष में पढ़ी लिखी है और कितनी महिला में। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर कितने, मतलब बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं, कितने स्कूल जाते हैं, ये इसमें पूरा भी करना है। तो ये न्यूज़पेपर का काम है, न्यूज़पेपर या इधर उधर से पता करके इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। इसमें आगे क्या है इसमें, ये कार्यकलाप 3, ये ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं, मतलब हमारा जो शरीर है, हम जो भी खाते हैं, हमारा शरीर जितने विटामिन्स और मिनरल्स उसको चाहिए, क्या वो उन सबको, हमारी बॉडी को वो सब मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं पोषित। ठीक है। एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक मतलब BMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे कि हमारा वजन कितना है और हमारी लंबाई कितनी है, क्योंकि हमारी लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमारा वजन होता है। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप लें, मतलब लंबाई नाप लें और भार नाप लें कि कितनी लंबाई है और कितना माप, जिसे हम BMI कहते हैं। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार BMI तालिका को देखें कि किस बच्चे में कितना वजन, कितनी एज के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए। उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमारा शरीर जो है पोषित है या नहीं है। ठीक है, अगर मतलब हमारा जो BMI है वो सामान्य है तो इसका मतलब हमारा शरीर ठीक है, और अगर कम है तो मतलब हमें पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी का आयु जो है उम्र 14 वर्ष 8 माह और उसकी BMI 15.2 है तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28 है और आयु 15 वर्ष 6 माह है को न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थियों का जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। मतलब ये क्लास की एक्टिविटी है, देखना है कि कौन सा बच्चा कितने वज़न का है और उसमें कितनी लंबाई है, और अगर मान लीजिए किसी की लंबाई या वज़न कम निकलता तो उसकी बेइज्जती नहीं माननी है। ठीक है, बस उसको ऐसे ही बता देना है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस यही करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये वर्ष 2017 के भारत और उसके पड़ोसी देश के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जिसमें है श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ये हमारा देश भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दी हुई है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, एक आदमी जो है वो साल में कितना कमा लेता है। तो श्रीलंका की सबसे टॉप पर है 11,326, जबकि एक छोटा सा देश है और भारत बहुत बड़ा देश है। भारत सेकंड नंबर पर है जिसकी प्रति व्यक्ति आय है ये 6,353 साल की। ठीक है, डॉलर में है ये। फिर म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और आखिर में बांग्लादेश है। इसके बाद ये है जन्म के समय संभावित आयु, ये 75, हमारा भारत 68 पर है, सेकंड नंबर में आ रहा है यहाँ पे भी। और ये विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक। तो ये पूरा दिया हुआ। तो इसमें ये HDI का जो अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से लिया गया है ये। ठीक है, 189 देश देखे गए थे, उसमें से ये दिखाया गया है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना को दर्शाती है ये।
क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका इतना बड़ा देश है कि हमारे देश में से श्रीलंका जैसे कम से कम 12-13 देश तो आ ही जाएंगे, बल्कि ज़्यादा देश आ जाएंगे, 15-20 आ जाएंगे। भारत से आगे है ये इस विषय में, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 ये भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वह भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। एसडीआई की परिकलन के लिए बहुत से सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य, ये सब देखना, सब पे विचार करना चाहिए। हमें विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये एक डायलॉग है। विकास की धारणीयता क्या है? हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें कि विकास है क्या, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि विशेष देश काफ़ी विकसित हैं। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। कि आज के टाइम में हम जिसे विकास समझते हैं ना, वो एक अच्छी बात नहीं है। जिसे हम विकास समझ के धड़ाधड़ बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं, उससे जो है हमारी आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। तो हम सिर्फ विकास उसे कहेंगे कि जिससे हमें फ़ायदा हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना हो। लेकिन आज के टाइम का जो विकास है उसको हम धारणीय विकास नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ियों को शायद झेलने पड़ेंगे। जैसे कि हाल में प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल की अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है, जो जमीन के अंदर पानी होता है ना उसका। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका इसी तरीके से रहा तो आने वाले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। तो हमारी जो आने वाली जो नस्लें होंगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, वो क्या यूज़ करेगी उस पानी का? ठीक है। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि दृष्टि से यहाँ पे जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। देखिए ये पानी कितने नीचे से निकाल रहे हैं यहाँ पे। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, मतलब इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीनीकरण साधन वो जो वर्षों, गैर नवीनीकरण मतलब जिनका पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, एक बार फूंक दिया, जला दिया, दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके के जो साधन होते हैं वो गैर नवीनीकरण होते हैं, और ये एक बार अगर ख़त्म हो गए तो पता नहीं दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो ज़मीन में जब बने थे तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए थे, जब डायनासोर ख़त्म हो गए थे तब। और इनका जो स्टॉक है वो भी बहुत कम बच रहा है। लगभग साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 40 या 50 वर्षों में अगर इसी तरीके से धड़ल्ले से इनका यूज़ होता रहा तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। नीचे दी गई तालिका में जो है दिखा रखा है कि कहाँ पे क्या खोज चल रही है, क्या नहीं चल रही, लेकिन अभी तक वैसे साइंटिस्ट को कुछ मिला नहीं है। सभी अभी तक वही यूज़ कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, ये सब। ये मध्य पूर्व में इतना यूज़ होता है। ये 807.7 हज़ार मिलियन बैटल और भंडारों के चलने की अवधि मतलब 70 वर्षों तक ये चलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ 10 सालों तक चलेगा, और पूरे विश्व के हिसाब से लगा जाए पूरे वर्ल्ड में तो लगभग 50 सालों तक चलेगा। मतलब ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आज के टाइम में यूज़ हो रहा है गैर नवीनीकरण संसाधन का, तो वो आने वाले इतने वर्षों में ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है।
यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे। वही जो मैंने अभी आपको समझाया, ये संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ भी हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों तक समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर हैं। भारत के पास खुद का तेल नहीं है, वो बाहर से मंगवाता है। जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। आपने देखा ना, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या हाल होता है, हर चीज़ पे रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आने जाने का किराया और ये सब लगा के बाकी चीज़ों पे भी जो सामान लाया ले जाया जाता है उन पर भी रेट बढ़ जाते हैं। तो क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? ये हमें आपस में ही चर्चा करनी है। इसमें कोई इतना वो नहीं है, नीचे देखते हैं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड का। किसी की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और विकास पर बहस जो है वो भी जारी है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर के या बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।